हाँ जी, नमस्कार। मैं ऑडिबल टू ऑल? क्या मेरी सबको आवाज़ आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। नमस्कार जी। हाँ सबको नमस्कार। सर, आइए। सुनील जी, नमस्कार अमित सर, जी, नमस्कार। रोहित जी, अमरीश जी, हाँ सर। रतन जी, सभी को नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार सर, So, नमस्कार। यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जैसे क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों, है ना? तो मैं आपको पूरा एक सिलेबस के बारे में बता देता हूँ और मैं क्या टीच करूंगा ये भी आपको बता देता हूँ, और क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, राइट? तो जैसे आप ना यहाँ पे बीपीएससी बीपीएससी आपका जो नोटिफिकेशन है आईआईटी वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ जी। हाँ और सर। जी, इसमें आपका जो पैटर्न है उसमें टोटल आपके जो कुछ मार्क्स आएंगे, टोटल क्वेश्चन 150 है और मार्क्स भी कितना है, 150 है। जिसमें आपका जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट होगा 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स। और आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है उसका होगा मैथ प्लस रीजनिंग, दैट इज 50 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, पहली बार एग्जाम हो रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आप मैथ और रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50-50% मैथ का पार्ट रहेगा और 50% आपका रीजनिंग का पार्ट रहेगा। इसमें मैं आपको जो कवर करूंगा, मेरा नाम राधे है, मुझे राधे सर के नाम से जानते हैं लोग। और मैं आपका रीजनिंग कवर करूंगा दोस्तों, ठीक है? तो रीजनिंग का जो पार्ट है, अप्रॉक्स उम्मीद है, संभावना है, पॉसिबिलिटीज हैं कि 25 क्वेश्चंस आपके किससे आएंगे, रीजनिंग से आएंगे। तो बहुत ज्यादा कोई टफ वाला पार्ट ऐसा नहीं है। जनरल जनरल सी चीजें हैं, उनको हमें समझना है, कुछ कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। उनको हम समझने के बाद एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग में आपके यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, कौन कौन से पार्ट हम रीजनिंग में कवर करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपको क्लियर है कि 150 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग साइंस से हैं और 50 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड से है, जिसमें 50 में से मैथ और रीजनिंग है। तो रीजनिंग आपका मोस्ट प्रॉब्ली 25 क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होगी, क्योंकि पहली बार ये पेपर हो रहा है। तो इसमें अगर दोनों को मिलाकर 50 क्वेश्चंस हैं तो ऑफ कोर्स दोनों पार्ट पे 50-50% का पार्ट रहेगा, राइट? तो रीजनिंग में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जैसे आपने सिलेबस देखा होगा, समझा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे हम रीजनिंग की अगर बात करें तो एनालॉजी एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है, जिसे हम सादृश्यता कहते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि कंफर्टेबल हैं आप, अगर इंग्लिश कंटेंट रहता है तो यू आर कंफर्टेबल इंग्लिश यस में सर, क्लास सब करने इंजीनियर ही है सर यहाँ तो। में। जी। सो एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज की हम बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंसेस, मतलब कुछ कुछ नाम ऐसे हैं जहाँ पे हो सकता है कि वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिले जब आप सिलेबस सर्च करते हैं, और एक टॉपिक को हम अदर अदर नेम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेस विजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो ये फिगर फॉर्मेशंस हैं, जहाँ पे आपको फिगर दिए जाते हैं और फिगर्स को हम कंबाइन करते हैं 3D और 2D में जो फिगर्स होती है, राइट? स्पेस ओरिएंटेशन है, जहाँ पे ओपन डाइस और क्लोज डाइस के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक डाइस का कंसेप्ट होता है, डाइस जिसे हम कहते हैं पासा। तो उसमें हमारे क्लोज डाइस से ओपन डाइस कैसे बनता है, या ओपन डाइस फॉर्मेशन दिया जाता है ट्री फॉर्म में तो उससे क्लोज डाइस कैसे बनता है, कुछ कुछ पैटर्न्स हैं जो हमें वहाँ पढ़ने होते हैं और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस में मिसिंग नंबर्स का कंसेप्ट होता है। जैसे आप मैट्रिक्स होता है ना, तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारा कोई ना कोई जो नंबर है वो मिसिंग होता है, तो उसमें लॉजिक लगाना होता है कि भाई रो वाइज या कॉलम वाइज हम कैसे लॉजिक लगाएं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो पर्टिकुलर मिसिंग नंबर है वो परफेक्टली हम उसको फाइंड आउट कर लें, राइट? तो ये हमारा क्या होगा, मिसिंग नंबर्स का होगा जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में कवर करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में पजल्स भी आती है, लेकिन पजल आपका इसका पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि पजल एक लेंदी पार्ट होता है, तो वो इसमें कवर नहीं होगा, लेकिन मिसिंग नंबर इसमें कवर होगा, राइट? विजुअल मेमोरीज में जैसे वाटर इमेज है, मिरर इमेज है। तो आप देखते हैं कि जैसे वाटर इमेज की अगर बात करते हैं, कोई फिगर होता है उसका वाटर इमेज बनाना होता है, जैसे ए है, अगर इसका हमें वाटर इमेज बनाना है तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो वो छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हमें पढ़ने होंगे। मिरर इमेज होता है, जैसे हम मिरर देखते हैं तो हमारा क्या होता है, मिरर इमेज में बेसिकली हॉरिजॉन्टल इंटरचेंज होता है। वाटर इमेज में क्या होता है, वर्टिकल इंटरचेंज होता है। तो मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टल इंटरचेंज होता है, जैसे मिरर देखते हैं तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है।
है ना। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट भी इसमें होएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए की मिरर इमेज बनाऊंगा तो ए बनेगा, राइट। मिरर इमेज है, वाटर इमेज है। वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम होता है जैसे हमें ग्रुप ऑफ आइटम दिए जाते हैं और उनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि आपका जैसे एप्पल एक ग्रुप ऑफ आइटम है, या मैंने कहा फ्रूट्स एक ग्रुप ऑफ आइटम है, या मैंने कहा बनाना एक ग्रुप ऑफ आइटम है। तो अब हमने क्या समझना है कि एप्पल क्या होता है, अलग है, बनाना अलग है, और दोनों दोनों कंप्लीटली किससे बिलोंग करते हैं, फ्रूट से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो फिगर का रिप्रेजेंटेशन आएगा वेन डायग्राम में, लॉजिकल वेन डायग्राम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एप्पल और बनाना दोनों क्या है, अलग हैं, लेकिन कंप्लीटली बिलोंग टू फ्रूट्स। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट होता है, राइट, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम करते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उनके बीच में क्या रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। ठीक है। आपका इसमें डायरेक्शन का भी छोटा सा कंसेप्ट रहेगा। विजुअल मेमोरीज में डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पे हम बिना पेपर पेन के भी छोटे छोटे सवालों को सॉल्व कर लेते हैं समय बचाने के लिए, क्योंकि टाइम भी मैटर करता है जब हम एग्जाम देते हैं, राइट। क्यूब एंड डाइस का छोटा छोटा सा कंसेप्ट इसमें रहेगा। फिगर काउंटिंग का भी कंसेप्ट होता है। फिगर काउंटिंग अगर आपने कभी देखा हो कि जैसे आप कभी देखते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पे चल रहा होता है कि यार इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। फॉर एग्जांपल कोई आपके सामने एक फिगर है, अ, जैसे मैंने कहा कि ये आपके सामने एक फिगर है, और मैंने इसमें आपसे पूछा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो इसमें कई सारे ट्रायंगल आएंगे, मर्जिंग ट्रायंगल भी होंगे। तो हमें वो कंसेप्ट सीखना होगा जिससे कि हम विद इन ए मिनट आंसर निकाल पाए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। या जैसे कोई और फिगर मैंने बनाया, राइट, और मैंने इसमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो उसको हम कहते हैं फिगर काउंटिंग। उसमें ट्रायंगल का कंसेप्ट भी होता है, स्क्वायर का कंसेप्ट भी होता है, और सम टाइम आपके रेक्टेंगल का कंसेप्ट भी आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताइए, या टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताइए, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताइए। दैट इज कॉल्ड फिगर काउंटिंग एक्चुअली। तो ये सब भाग हैं विजुअल मेमोरीज के, जिसमें आप वेन डायग्राम है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, डायरेक्शंस है, क्यूब है, डाइस है, फिगर काउंटिंग है। ऑब्जर्वेशन का पार्ट होता है जहां पे हम फिगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आपके सामने 5 या 6 फिगर दी जाती है और जिसमें डिफरेंट फिगर जो बाकी जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, या मैंने बनाया एक एग्जांपल लिया, छोटा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ सिलेबस का, ठीक है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ बस। तो अब जैसे 5 फिगर है तो डिफरेंट फिगर क्या है, सबसे ये क्या हो गया, धरती का सबसे आसान सवाल हो गया है ना। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया कि आपके पास 5 या 6 फिगर दी जाती हैं, तो जो उसमें से डिफरेंट है। अब इसमें एक एक फिगर नहीं होती, बेसिकली मैंने तो एग्जाम्पल के रूप में समझाया है। पर्टिकुलर क्या होता है, एक फिगर में छोटे छोटे बहुत सारे फिगर होते हैं, तो वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है कि यार डिफरेंसेस कहाँ पे है। तो डिफरेंसेस जो डिफरेंट होता है ना बाकी अदर से, जो डिफरेंट होता है, हम उसको कहते हैं लाइक वो आंसर बनता है। दैट इज कॉल्ड फिगर क्लासिफिकेशन, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ऑड वन आउट कहते हैं बेसिकली, जो विषम होता है, राइट। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। एक होता है रिलेशनशिप कंसेप्ट। रिलेशनशिप कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट होता है, और ये जनरली सवाल इसके पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके में भी ये दिया हुआ है। दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। और जब भी हम कभी रीजनिंग की बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, रक्त संबंध, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम की बात हो। कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ कुछ एग्जाम में कुछ और टॉपिक पूछे जाते हैं, बट अगर हम बात करते हैं जैसे डायरेक्शंस हो गया, या रिलेशनशिप कंसेप्ट हो गया जिसको हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, और आज मैं यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा ब्लड रिलेशन से, है ना। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे सवाल आपको मिलेगा। इसमें 2-3 कैटेगरी होती है, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, एंड आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग होता है, न्यूमेरिकल रीजनिंग में लॉजिक बेस्ड होता है बेसिकली। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे एस मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट होगा तो ऑफ कोर्स वो क्वांट का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो रीजनिंग में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट कैलकुलेशंस का आता है वो छोटी सी कैलकुलेशंस आती है, लेकिन उसमें लॉजिक्स होते हैं। जैसे इसमें सिंबल नोटेशंस का भी पार्ट होता है। सिंबल नोटेशंस का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या 6
-4 अब ये दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि माइनस का मतलब यहाँ पे माइनस ही होगा। मतलब आपको लॉजिक लगाना होगा कि माइनस कैन बी रिप्लेस बाय अदर सिंबल, अदर किसी ना किसी ऑपरेटर के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। माइनस की जगह हो सकता है प्लस हो, माइनस की जगह हो सकता है लाइक मल्टीप्लाई हो, डिवीजन की जगह आपका मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ऐसे आपको दो तीन देगा और उसके बाद कहेगा कि भाई चलो अगले का निकालो। जैसे फॉर एग्जांपल एक दे दिया और फिर आपसे कहा कि ठीक है आप इसका आंसर निकालो क्या होगा। तो हमें लॉजिक लगाना होगा, मतलब इसके कहते हैं न्यूमेरिकल रीजनिंग। सिंबल नोटेशंस का भी पार्ट आता है, कुछ और भी जनरल सवाल आते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने जो सोच के बनाया वो क्या सोच के बनाया कि यहाँ पे मुझे फिट करना है कि 26 कैसे आया, तो मैंने क्या किया, 6 माइनस इंटू की 2 जगह मैंने मल्टीप्लाई, या इंटू परफेक्ट। जी जी जी, डिवाइड के बाद जगह पे प्लस। बहुत बढ़िया। तो दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल, मतलब ये लॉजिक बेस्ड हो गया। बेसिकली ये बोर्ड मास वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, है ना। एक होता है बोर्ड मास वाला कंसेप्ट, क्या होता है कि भाई आपको तो क्वांटम ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो गया कि 6 × 4 प्लस में 2 किया 26, तो ऐसे 8 × 3 करेंगे तो 24 प्लस में 4 कर देंगे तो आंसर इज 28। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल रीजनिंग की बात करते हैं। एक होता है वर्बल एंड पिक्टोरियल क्लासिफिकेशन, मतलब ये भी फिगर का ही क्लासिफिकेशन है, फिगर का भी है और बेसिकली नंबर्स का भी है, क्योंकि हम वर्बल की बात हो रही है। वर्बल और नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है, एक पिक्चर वाला पार्ट आता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बात है यहाँ पे, जिसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि ऑड वन आउट, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए गए या 5 ऑप्शन दिए गए, उसमें से डिफरेंट कौन सा है जो बाकी उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। एक, जैसे 4 हैं, 4 में से 3 में एक सिमिलरिटी है और एक क्या डिसिमिलर है, जो डिसिमिलर है वो आपका आंसर है। इन टर्म्स ऑफ वो कोई वर्ड हो सकता है, लेटर्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है एंड फिगर्स का भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन बेसिकली। एक होता है न्यूमेरिकल नंबर सीरीज, तो एक नंबर सीरीज तो होता है हम क्वांट में पढ़ते हैं जहां पे कुछ लेंदी कैलकुलेशंस होती है, और एक नंबर सीरीज होता है जहां पे बेसिक बेसिक सी कैलकुलेशंस होती है, बेसिक बेसिक से पैटर्न होते हैं। सीरीज जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत हाई लेवल का भी नंबर सीरीज होता है, लेकिन वो क्वांट का पार्ट हो जाता है। अब रीजनिंग के पार्ट में जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल 18, 15, 30, 27, 54, अगला नंबर कौन सा होगा। तो ये बहुत बेसिक सा एक पैटर्न इसमें निकालना होगा, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 18 - 3 एक पैटर्न चल रहा है, इंटू 2, -3 × 2 एक पैटर्न हो गया। तो नंबर सीरीज के भी पैटर्न बेस्ड सवाल भी हमें यहाँ पे समझने होंगे। ओके, ये नॉन वर्बल सीरीज है। बेसिकली नॉन वर्बल सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपको 4 या 5 फिगर दी गई, तो अगला फिगर कौन सा होएगा, एक पैटर्न उसमें फाइंड आउट करना होता है। कि बेसिकली आपके सामने क्या हो गया कि भाई 4 फिगर दे दिया उसने, 5 फिगर दे दी, ठीक है। उसमें कोई रोटेशन चल रहा है एलिमेंट्स का, जैसे ए स्टार यहाँ पे आया, फिर स्टार यहाँ पे हो गया, फिर स्टार यहाँ पे आ गया, फिर स्टार यहाँ पे आ गया। तो आप बहुत और भी एलिमेंट होंगे, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए एक एलिमेंट लिया है। तो जैसे यहाँ पे स्टार का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज चल रहा है, राइट, क्लॉकवाइज ये रोटेशन चल रहा है। वन स्टेप कहते हैं वैसे हम इसको, टेक्निकली जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि वन स्टेप क्या होता है, हाफ स्टेप क्या होता है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 90 डिग्री पे इसका रोटेशन है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ इसका रोटेशन हुआ 90 डिग्री पे, फिर यहाँ पे रोटेशन हुआ, तो अगली फिगर जो मिसिंग फिगर होगी हमारी, जो आंसर में हमें निकालनी होगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे कहते हैं नॉन वर्बल सीरीज। एक सीरीज आपको दे रखी है, जैसे नंबर सीरीज होता है ना, कुछ नंबर्स दे रखे हैं तो अगला मिसिंग नंबर निकालना है, दैट इज कॉल्ड नंबर सीरीज। और नॉन वर्बल सीरीज क्या हो गया, फिगर्स की रेस्पेक्ट में कुछ फिगर्स दे रखी है, तो नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन नॉन वर्बल सीरीज बेसिकली, ठीक। एक होता कोड राइटिंग, कोड इसका मतलब है कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग होता है कि कुछ कोड्स में आपको चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो नंबर्स के रूप में हो सकता है, लेटर्स के रूप में हो सकता है। जैसे मैंने कहा SELL, ठीक है, इसका जो लिखा हुआ है दैट इज 48, और मैंने आपसे सवाल पूछा भाई बॉय का कोड क्या होगा, है ना। अब कोड राइटिंग है, अब कोड राइटिंग है, तो कोड राइटिंग के लिए सबसे पहले तो जरूरी होता है अल्फाबेट्स, आप सभी को पता है ऑफ कोर्स। अल्फाबेट की एक प्लेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे जो पोजीशन है ना अल्फाबेट्स की अल्फाबेटिकल सीरीज में, जैसे फॉर एग्जांपल ए फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो ए प्लेस वैल्यू इज 1, बी एट सेकंड पोजीशन तो बी प्लेस वैल्यू इज 2,
सी थर्ड प्लेस पे है तो सी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो जो उनकी पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे ई 5 पोजीशन पे होता है तो ई प्लेस वैल्यू इज 5। ओ हमारा 15 पोजीशन पे होता है तो ओ प्लेस वैल्यू इज 15। जेड हमारा 26 प्लेस पे होता है तो जेड प्लेस वैल्यू इज 26। तो ये प्लेस वैल्यू हमें याद करनी होंगी। हाँ, उसको हम समझेंगे कैसे याद करना है। रिवर्स लेटर भी होते हैं। अब यहाँ पे जैसे बेसिकली मैंने लॉजिक बनाया, तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, एस का जो प्लेस वैल्यू है दैट इज 19, 19 नंबर पे होता है। ई का 5, एल का होता है 12, एल का 12, इन सबके प्लेस वैल्यूज का क्या है, ये एडिशन है। एक वर्ड है, उसके प्लेस वैल्यूज का एडिशन हो गया। तो प्लेस वैल्यूज का एडिशन क्या हो गया, 48 हो गया। तो अगर इसमें आप करोगे 2, 15 एंड 25, तो एडिशन ऑफ दिस प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 42। तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे नंबर्स के रूप में भी आता है, वर्ड्स के रूप में भी आता है। वर्ड्स के रूप में कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट इज रिटन एज, प्रोडक्ट इज रिटन एज कहेगा, प्रोडक्ट इज रिटन एज, अगर प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखें RTQFWEV, देन फाइंड द कोड फॉर मनी, तो पर आपसे कहेगा कि मनी का कोड निकालो। तो आपको क्या करना होगा, इसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होगा। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ न्यू लेटर्स आ रहे हैं तो प्लस होएगा, माइनस होएगा, है ना। मे भी हो सकता है रिवर्स लेटर। रिवर्स लेटर क्या होता है, जैसे अल्फाबेट में ए फर्स्ट पोजीशन पे है और पीछे से अगर हम देखें लास्ट से तो जेड फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ए रिवर्स इज जेड, बी रिवर्स इज वाई, सी रिवर्स इज एक्स। ये भी लॉजिक बनता है। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, अगर मैं प्लेस वैल्यूज के रेस्पेक्ट में बोलता हूं टेक्निकली, क्योंकि आप टेक्निकल लोग तो हैं ही सारे, तो 16 है और ये क्या है, 18 है। तो मैं टेक्निकली बात करता हूँ ऑफकोर्स, बिकॉज टेक्निकल लोगों से बात कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, +2, 18 एंड 20, आई कैन से इट्स +2, 15 एंड 17, अगेन आई कैन से +2। सो देयर इज अ लॉजिक, लॉजिक क्या है, +2 +2 +2 का लॉजिक है। अब यहाँ पे +2 का है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, +2। तो दैट इज कॉल्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो ये आपका बेसिकली सिलेबस है जो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस का पार्ट है। यहाँ तक बातें क्लियर है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई लेंदी या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा, बट हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो हम जनरली अपने रूटीन में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो सवाल आसानी से होने लगेंगे। हमें उतना टारगेट करना है जितना हमारा सिलेबस का हिस्सा है। वैसे रीजनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, बट हमें उतना टारगेट करना है जो हमारा सिलेबस का पार्ट है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपने ना नहीं देखी होंगी या नहीं पढ़ी होंगी, ऑफ कोर्स ये कोई करिकुलम का पार्ट नहीं होता है, बट इजिली हम इसको समझ सकते हैं और समझने के बाद इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है जी, सुनील जी, नीतीश जी, अमित जी, मीनू जी, रोहित जी, इतना क्लियर है। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। सो मेरा ये मन है कि मैं आज टॉपिक भी स्टार्ट करूंगा आपके साथ, और वो हम लेके चलते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन, क्योंकि ये सबसे करेक्टेड होता है, संबंधों के बारे में है। रक्त संबंध, इसके खूनी रिश्ता भी कहते हैं। हाँ जी, सिलेबस क्लियर है और अप्रोक्स 25 क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड होंगे फ्रॉम दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक नंबर के सवाल बनेंगे। एनालॉजी से एक सवाल आ गया, या स्पेस ओरिएंटेशन से एक सवाल आ गया, वाटर इमेज से एक सवाल आ गया, मिरर इमेज से, ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन अप्रोक्स हो जाएंगे। सो मे आई स्टार्ट विद द टॉपिक, यस गाइस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो द टॉपिक इज ब्लड रिलेशन। अब बेसिकली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है क्योंकि रिलेशन में कंफ्यूजन बहुत होता है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं समझ में आए तो दिमाग खराब कर देते हैं। और हमें थ्योरेटिकल बेसिस पे भी समझना है, प्रैक्टिकल तो हम ब्लड रिलेशन करते रहते ही हैं। सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्टेड रहते हैं, है ना, फैमिली से। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें, इसको रक्त संबंध कहते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट्स में हम क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे, 3 पार्ट्स में। वन ऑफ द पार्ट इज, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड। सेकंड पार्ट इज पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म आपने कभी देखा हो
जैसे इसमें इशारा किया जाता है कि मैंने, ये कोई पर्सन है, इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे भाई के फादर की सिस्टर के अकेले ब्रदर का बेटा है। मतलब इनडायरेक्टली रिलेशन डिफाइन करना, इंट्रोड्यूस करना। जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, ये मेरे भाई के फादर की सिस्टर, बोले तो बुआ के ओनली फादर, सॉरी बुआ के ओनली ब्रदर, बुआ के ओनली ब्रदर का बेटा है। तो लाइक दिस, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कहते हैं पॉइंटिंग और वी कैन से इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। एंड द थर्ड वन इज कोडेड फॉर्म। इसका भी बहुत जनरल सा एक सवाल आपको मिल सकता है। तो तीनों में से हमें सवाल मिल सकते हैं, तीनों को हमें जानना है। लैंग्वेज बेस्ड, जहां पे थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट फैमिलीज, जैसे कहेगा दे आर 6 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, वो उसका फादर है, वो उसकी मदर है, वो उसका सन है, वो उसकी डॉटर है, ऐसे करके, और हमें उसको क्लब करके एक फैमिली चार्ट में कन्वर्ट करना होता है, फिर उस पर बेस्ड हमें सवाल पूछता है। तो इन सब के लिए हमारा जो अप्रोच है, उस अप्रोच को हम कहते हैं फैमिली चार्ट। तीनों पार्ट्स को समझने के लिए बेसिकली हम पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन तो ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें क्लैरिटी हो जाती है तो। मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट पेपर पेन भी सॉल्व हो सकता है आफ्टर क्लैरिटी। और कोडेड वाला भी हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर लेते हैं अपन लोग, है ना। सो अप्रोच, जो बेसिक अप्रोच है उसको हम कहते हैं फैमिली चार्ट। फैमिली चार्ट जिसे ट्री फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब फैमिली चार्ट कैसे बनता है, सुनिए। हमारे ब्लड रिलेशन में अगर हम बात करें तो कंपोनेंट क्या है, जैसे मेल, मेल का यूज होगा तो हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। काफी जगह पे उसको स्क्वायर से भी यूज कर लेते हैं, सर्किल से कर लेते हैं। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो आपका रिप्रेजेंटेशन है। आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। मैं यहाँ पे प्लस के रूप में यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई मेंबर है और मैंने कहा वो मेल है, तो आई कैन से ए प्लस। ठीक है। फीमेल को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, फीमेल माइनस से। जैसे बी फीमेल है तो आई कैन से बी माइनस फीमेल, ऐसे करके। जो भी रिलेशंस होते हैं हम जानते भी हैं, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, सिबलिंग, ये सारे रिलेशंस होते हैं। सो द पॉइंट इज, जो भी रिलेशन होता है उसमें या तो जनरेशन गैप होता है या फिर सेम जनरेशन होता है। जैसे आप, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, सेम जनरेशन है। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, सेम जनरेशन है। आपका कजन, सेम जनरेशन है। आपके ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, सेम जनरेशन है। तो या तो कोई भी रिलेशन क्या है, सेम जनरेशन में आ रहा होगा, या फिर उसमें जनरेशन गैप होगा। जनरेशन गैप जैसे आप और आपके फादर, एक जनरेशन गैप है। फादर, आप और आपके ग्रैंडफादर, दो जनरेशन गैप हैं। सन, जनरेशन गैप है। ग्रैंडसन, जनरेशन गैप है। अंकल, जनरेशन गैप। आंट, जनरेशन गैप। नेफ्यू, भतीजा, भांजा, जनरेशन गैप। नीस, जनरेशन गैप। तो कोई भी रिलेशन है, या तो उसमें सेम जनरेशन होता है या जनरेशन गैप होता है, जो भी हमें रिलेशन दिए जाएंगे, राइट। सो सेम जनरेशन की अगर बात की जाए, तो सेम जनरेशन को किसी भी दो लोगों के बीच में जब सेम जनरेशन की बात होती है तो हम हॉरिजेंटल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रदर और सिस्टर आपस में क्या है, सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब क्या हो गए, सहोदर, एक ही माता पिता की संतान। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रदर प्लस सिस्टर, क्या हो गया, माइनस हो गया। अच्छा, सेम जनरेशन में अगर हम भाई बहन की बात करते हैं, भाई भाई की बात करते हैं, बहन बहन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेम जनरेशन, सिबलिंग, है ना, सिबलिंग। ओके। इसमें जब हम कपल्स की बात करते हैं, मैरिड कपल, सो मैरिड कपल की अगर बात की जाए, जिसको हम कहते हैं स्पाउस, दंपत्ति, बेसिकली क्या है वो, दंपत्ति, विवाहित जोड़ा। तो उन लोगों के बीच में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू कह लें या डबल पैरेलल रो, थोड़ा सा हम डिफरेंस लेके चलते हैं एक्चुअली। ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, और ये क्या हो गई, वाइफ हो गई। ये क्या हो गए, विवाहित जोड़ा हो गया, दंपत्ति हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये क्या हो गए, सिबलिंग हो गई।
तो सेम जनरेशन में या तो डबल हॉरिजेंटल लाइन या फिर सिंगल हॉरिजेंटल लाइन। अच्छा, बात होती है अगर जनरेशन गैप की, मैं बताऊंगा कैसे ट्री बनता है, फैमिली चार्ट कैसे बनता है। जनरेशन गैप की अगर बात की जाए ना, तो जनरेशन गैप में क्या होता है, जैसे फादर और क्या है, सन, ये क्या है, जनरेशन गैप है ना। हाँ जी, ये जनरेशन गैप है। ठीक है, फादर एंड सन, तो कोई भी रिलेशन है या तो उसमें सेम जनरेशन होगा या जनरेशन गैप होगा। ये बेसिक कंपोनेंट तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे फैमिली चार्ट कैसे बनता है, फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देन पॉइंटिंग वालों को कैसे सॉल्व करते हैं, कोडेड वालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिक क्या है, वो सारी चीजें हमें समझनी है ना। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ फैमिली चार्ट। एक थोड़ा डेमो देखते हैं पहले फैमिली चार्ट का। आपके जो क्वेश्चंस आएगा उसमें जनरली जो फैमिली चार्ट जनरेशन आएंगी ना, वो 3 जनरेशन आएंगी। वैसे मैक्सिमम 5 जनरेशन तक चले जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके एग्जाम में 3 जनरेशन तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 2 जनरेशन थोड़ा आसान हो जाता है, 3 जनरेशन का क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का होता है, राइट। कैसे बनता है फैमिली चार्ट, सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हैं, आप सेल्फ, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, थोड़ा करेक्ट करना अपने आप से, है ना। आप या तो मेल हैं या फीमेल हैं। आप और आपके फादर के बीच में जनरेशन गैप है, और फादर क्या बड़े हैं, ऑफ कोर्स बड़े हैं। तो आप और आपके फादर के बीच में क्या होगा, जनरेशन गैप होगा। फादर बड़े हैं तो बड़ी जनरेशन अप साइड, फादर ग्रैंडफादर अप साइड। तो आप और आपके फादर के बीच में जनरेशन गैप है, तो फादर बड़े हैं, अप साइड जनरेशन गैप। फादर ग्रैंडफादर अप साइड जनरेशन गैप। ठीक है, फादर देन ग्रैंडफादर। अच्छा, आप और आपका सन, जनरेशन गैप है, सन छोटा है, बिलो, सन ग्रैंडसन बिलो। ये कितनी जनरेशन होगी दोस्त, ये 5 जनरेशन हो गई। कितनी जनरेशन है, 5। फादर ग्रैंडफादर सन ग्रैंडसन, दे आर टोटल 5 जनरेशन एक्चुअली। ठीक, अगर हम सेम जनरेशन की बात करें तो आप और आपके ब्रदर या सिस्टर, ब्रदर है तो प्लस, सिस्टर है तो माइनस, सिबलिंग। ओके, आपका पार्टनर, जीवन साथी है, कपल के रूप में अगर बात की जाए, सो हस्बैंड और वाइफ, मेल या फीमेल। हस्बैंड है तो प्लस है, वाइफ है तो माइनस है। आपके फादर मदर आपस में क्या है, मैरिड कपल है आपस में, मदर फीमेल माइनस। ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आपस में क्या है, हाँ जी, ठीक है। नाउ इतनी बात समझ में आ रही है, सुनना। सन और डॉटर, आपका सन आपकी डॉटर, सेम जनरेशन। क्योंकि लैंग्वेज वाले जो सवाल होंगे ना, या पॉइंटिंग वाले सवाल भी, अगर आप कोई ट्रिक नहीं लगा पाते हैं या नहीं समझ में आता है, तो फिर आपको ट्री बनाना पड़ता है, ट्री बनाना पड़ता है। तो मेरी बात सुनना, इसलिए ट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई भी करना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में करना हो, सीरियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैमिली चार्ट, राइट। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर क्या है, सेम जनरेशन। अच्छा, ये तो हो गए हमारे डायरेक्ट रिलेशन, और इनको जानते भी हैं, अपनी फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे। तो 2 तरह की चीजें होती है दोस्त, एक होता है डायरेक्ट रिलेशंस, जहां प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती है। एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशंस, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। जैसे जैसे मैंने कहा ब्रदर इन लॉ। अब आप सोचोगे ब्रदर इन लॉ है, जैसे ये कोई लड़का खड़ा है मेरे साथ में, है ना, और आपने कहा, "ए यार, ये कौन है आपके साथ जो खड़ा है, कौन है ये कौन है?" तो मैंने कहा एक्चुअली ही इज माई ब्रदर इन लॉ। मैंने कहा ये मेरा ब्रदर इन लॉ है। अब मैंने कहा ये मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो तुरंत आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी आएगी,
मैंने कहा ब्रदर इन लॉ है तो मेरा जीजा भी हो सकता है, मेरा साला भी हो सकता है। ब्रदर इन लॉ तो दोनों बात है। ओके, तो जीजा भी हो सकता है और साला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा सिस्टर इन लॉ। ओके, इट मीन्स मेरी भाभी। ये साली, साली तो आप जानते होंगे बड़ी नाजुक रिलेशन है, भाभी भी हो सकती है, साली भी हो सकती है। तो सिस्टर इन लॉ में दोनों बातें आ गई। हाँ, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटीज बनती है। और जहां पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो इनडायरेक्ट रिलेशंस हो जाते हैं, जहां आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। जैसे नेफ्यू। अब आप कहोगे नेफ्यू, तो आप जानते हैं नेफ्यू भतीजा भी होता है, भांजा भी होता है। सॉरी, नेफ्यू जो है भतीजा भी होता है और भांजा भी होता है। हाँ, हाँ। अमित कह रहे कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं, नहीं कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन है, रिलेशन का पता नहीं। अरे नहीं अमित जी, पता लगेगा जब चाहेंगे पता करना तो पता लगेगा। आई एग्री, कंफ्यूजन है, लेकिन डिस्कस करेंगे ना, अभी कंफ्यूजन को फोड़ देंगे। सो है, रिलेशन में होता है। और कभी कभी आप देखते होंगे हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। नहीं बेटा ये, अरे बेटा ये ताऊ लगे, नमस्ते करो। वो कंफ्यूजन दूर ज्यादा करते, बाकी तो कंफ्यूजन चलते ही रहते हैं। तो उन रिलेशंस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशंस। उनको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशंस कहते हैं। अब सुनो, जैसे इनडायरेक्ट रिलेशंस में एक तो आपका आ गया यहाँ पे सेम जनरेशन में, एक तो कजिन आ गया। अब कजिन चाचा का बेटा है, चाची मामा का बेटा है, या बेटी है बेटा है। कजिन बोला है, कजिन ब्रदर बोलेगा तो प्लस, कजिन सिस्टर बोलेगा तो माइनस, है ना। अच्छा, इसमें आता है ब्रदर इन लॉ। पॉसिबिलिटी इसमें ब्रदर इन लॉ की भी बनती है और इसमें सिस्टर इन लॉ की भी बनती है। ठीक है, ओके। सन वाली जनरेशन में, जहां सन वाली जनरेशन है उसमें नेफ्यू और नीस आता है। और नेफ्यू का मतलब आपको पता है, भतीजा या भांजा। अच्छा, भतीजा कौन होता है? भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा। और जहां सिस्टर की बेटे की बात आती है, सिस्टर का बेटा उसे कहते हैं भांजा। सिस्टर का बेटा क्या हो गया? भांजा हो गया। दोनों को हम नेफ्यू कहते हैं बेसिकली। तो यहां पे अगर हम बात करें जैसे नेफ्यू, और एक होता है नीस। तो नेफ्यू क्या होता है? भतीजा या भांजा। ठीक है। और नीस क्या होती है? भतीजी या भांजी। और भतीजा होता है ब्रदरसन, ब्रोशन, ब्रोशन। भांजा क्या होता है? सिस्टर सन। यस सर। सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, ये फैमिली चार्ट जो होता है ना, ये फैमिली चार्ट है। रिलेशनशिप कंसेप्ट को लेकर ये बेसिक है, उसका बेस है पूरा। राइट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशंस की बात कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको आइडिया और देता हूँ, फिर हम सवालों पे चलेंगे, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। राइट। जैसे थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको, एक सेकेंड। अच्छा, एक बात सुनना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। जैसे मैंने कहा ए मदर है बी की, तो मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ए मदर है मतलब ए अपसाइड है, ए मदर है बी की। ओके। और ए का जो ब्रदर है वो क्यू है, तो मैंने ऐसे बनाया। आप देख रहे होंगे कि मैंने डायरेक्टली उसको चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। एंड रिलेशन मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है? ए इज द मदर ऑफ बी। ए क्या है? मदर है। और ए का ब्रदर कौन है? क्यू है। ए का ब्रदर क्या है? क्यू है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी? दूसरा, हाँ पहले ये सवाल, ये हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। आप चैट भी कर सकते हैं, जैसे कि अमित जी चैट करते हैं, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी, द क्वेश्चन इज हाउ इज क्यू रिलेटेड टू बी। बहुत बेसिक बात की है मैंने। ए इज द मदर ऑफ बी। मामा। बहुत बढ़िया, मैं क्या Q बात is है। maternal uncle of B. हाँ,
सो यहाँ पे हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए मैटरनल अंकल मीन्स मामा। परफेक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात क्या है, अगर आपका ऑप्शन में मामा नहीं दिया जाए तो अंकल भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मामा को हम अंकल कह सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपका मैटरनल अंकल ऑप्शन में ना दिया जाए तो आप उसको अंकल भी कह सकते हैं। पहली बात, मामा को हम अंकल कह सकते हैं लेकिन अंकल को मामा नहीं कहते। आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं सर, पता नहीं क्या हो गया। दोबारा सुनना, मामा को अंकल कह सकते हैं, अंकल को मामा नहीं कहते। इसका मतलब क्या है, जैसे कहीं इंफॉर्मेशन में आपको दिया जा रहा है अंकल्स फादर इज डब्लू, तो मैं कौन से अंकल का फादर लेके चलूं? बाय डिफॉल्ट में पैटर्नल चलूंगा। बोले क्यों? हर चीज किताबों में नहीं लिखी जाती, समझी भी जाती है। कैसे? आप एक बात सोचो, आप घर के दरवाजे पे खड़े हो, ठीक है जी, कोई आया आपके पास और आपसे उसने कहा कि अरे भैया जी, भैया जी, भैया जी, आपके अंकल कहाँ हैं? वेयर इज योर अंकल? आपके अंकल कहाँ हैं? तो जब कोई आपसे पूछ रहा है कि आपके अंकल कहाँ हैं, तो क्या आप मामा का एड्रेस दे दोगे? बोलिए। somebody asking कि आपके अंकल कहाँ है, तो क्या आप मामा का एड्रेस दे दोगे क्या? फूफा जी का एड्रेस दे दोगे क्या? नहीं ना। आप पापा के भाई के बारे में बताओगे बाय डिफॉल्ट। अगर आप अंकल के बारे में कही जा रही बात, इंफॉर्मेशन में कहीं अंकल वर्ड का यूज हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट आप पैटर्न लेके चलोगे। आप फूफा जी का एड्रेस नहीं दे दोगे, आप मामा जी का एड्रेस नहीं दे दोगे, आप मौसा जी का एड्रेस नहीं दे दोगे। बात समझिएगा। मामा को अंकल कह सकते हैं, मौसा जी को अंकल कह सकते हैं, फूफा जी को अंकल कह सकते हैं। अंकल को फूफा जी नहीं कहते, अंकल को मामा नहीं कहते, अंकल को मौसा नहीं कहते। अलग बात है। मामा को अंकल कह सकते हैं, अंकल को मामा नहीं कहते। अंकल मीन्स क्या होगा? बाय डिफॉल्ट पैटर्न। इंफॉर्मेशन में कहीं अंकल आया तो हमने बाय डिफॉल्ट पैटर्न का छोटी सी एग्जांपल मैंने दिया है। किसको क्या क्या कह सकते हैं एक अलग बात है, लेकिन एक्चुअली रिलेशन क्या होता है ये अलग बात है। जैसे आप जानते होंगे साडू, साडू होता है साली का हस्बैंड, जानते तो होंगे आप लोग। हाँ, अरे जानते होंगे ना, आपको जानते होंगे। साडू को हम ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। वैसे तो एक्चुअल में कोई रिलेशन नहीं होता है, हम तो इसलिए हेलो हाय करते हैं, इससे साली बुरा ना मान जाए, राइट? तो सालू को ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, लेकिन ब्रदर इन लॉ को साडू नहीं कहते। साडू को ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं, ब्रदर इन लॉ को साडू। जब आपसे मेरे से पूछा जाएगा आपके ब्रदर इन लॉ कहाँ है, तो मैं साडू का एड्रेस नहीं दे दूंगा। जब मेरे से कोई पूछेगा आपके ब्रदर इन लॉ कहाँ है, तो मैं जीजा के बारे में बताऊंगा या साले के बारे में बताऊंगा। समझ में आ रही बात? तो रिलेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी है। रिलेशनशिप वो होती है ओरिजिनल, जहां कितनी भी कुछ भी बात हो जाए लेकिन फिर भी आपका रिलेशन मेंटेन रहता है। जैसे हमारे ब्रदर इन लॉ में हम बात करते हैं तो ब्रदर वो रिलेशन हमेशा रहेगा। अब साडू हमसे बात करे करे ना करे, डजेंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जीजा साले का रिलेशन तो हमेशा रहेगा, कितनी भी लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए तो वो ब्रदर इन लॉ का रिलेशन बनता है, रहेगा। एंड नाउ मेरा पॉइंट ये था, जैसे सपोज मेरे भाई के फादर इन लॉ, मेरे भाई के फादर इन लॉ है, मेरे क्या लगे? कैसे बोलोगे आप? जनरल बात कर रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं कर रहे बहुत ज्यादा कोई, थोड़ी रिलेशनशिप का कंसेप्ट में थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट करना चाह रहा हूं, देन मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे भाई का फादर इन लॉ क्या लगेगा मेरा, बताइए? कोई बताएगा? संजू जी, नूतन जी, राहुल जी, अमित जी। कुछ नहीं सर। मेरे भाई का फादर इन लॉ है जी, हाँ बिल्कुल। फादर इन लॉ लगेंगे। अच्छा, कुछ और नहीं बताइए। लगेगा सर, कोई रिलेशन नहीं है। वैसे तो कुछ नहीं लगेंगे, क्योंकि हमसे थोड़ी उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी है, भाई से करिए। नहीं। यस सर। हाँ। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो भाई का फादर इन लॉ है ना, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ब्रदर्स फादर इन लॉ। अपना फादर इन लॉ नहीं बोलेंगे उसे, ब्रदर्स फादर इन लॉ, ब्रदर का फादर इन लॉ।
जैसे कोई लड़का मेरे पीछे बाइक पे चल रहा था और मेरे दोस्त ने पूछा, भाई पीछे कौन था वो जो बैठा था तुम्हारे, भाई वो पीछे कौन था? तो मैंने कहा भाई वो ना मेरे भाई का साला था। तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रदर्स, ब्रदर इन लॉ। तो रिलेशनशिप ऐसे रिप्रेजेंट होती है। किसी दूसरे का साला अपना साला नहीं बना देंगे, किसी दूसरे का फादर लो अपने फादर लो नहीं बना देंगे, है ना? तो इस बात का ध्यान रखते हैं। अब सुनो, कम टू द पॉइंट। हम जब अप्रोच की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे हम करते हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले एक सवाल ड्रॉ करता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। कैसे हम ट्री बनाते हैं एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, एच इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर। ठीक है जी, फुल स्टॉप। आर इज द वाइफ ऑफ के, हु इज, दिख रहा है जी, हु इज ब्रदर ऑफ, राइटिंग समझ में आ रही है जी, हु इज ब्रदर ऑफ यू एंड जी। राइटिंग समझ में आ रही है जी? हु इज ब्रदर ऑफ यू एंड जी। यस एक सर। पहले, ओके, यस सर। ठीक है जी। अरे सो गए क्या? शिव शिव जी की आवाज तो एकदम खतरनाक आई थी, तो दूसरी आवाज आई थी थोड़ा, है नहीं? नेटवर्क इशू होगा सर। हाँ अच्छा, नेटवर्क इशू से ऐसा हो जाता है कि मतलब, अच्छा ओके, आवाज वो हो जाती है मतलब, लाइक, कभी हो कभी सकता है सर। फेडिंग प्रॉब्लम होती है नेटवर्क इशू के कारण सर। ओके सर। तो एच इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर, आर इज द वाइफ ऑफ के, हु इज ब्रदर ऑफ यू एन जी। ठीक है, फिर मैंने आगे लिखा, एम इज द ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ के एंड ब्रदर ऑफ ई। सवाल यहां पे पूछा मैंने क्या, पहला, हाउ इज, हाउ इज आर रिलेटेड टू ई। दूसरा सवाल है, हाउ इज ई रिलेटेड टू आर। ठीक है जी। और तीसरा सवाल है, हाउ इज यू रिलेटेड टू एम। मतलब हम समझेंगे कि हाउ टू ड्रॉ अ फैमिली चार्ट। हाँ, अमित जी बहुत बढ़िया। हाउ टू ड्रॉ अ फैमिली चार्ट, हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे। होता क्या है, एज पर द अप्रोच हम क्या करेंगे, जो डेफिनेट रिलेशंस होते हैं इंफॉर्मेशन में, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, और जो हमारी समझ है, जो हम बात कर रहे थे फैमिली चार्ट की समझ, उसके आधार पे हम एक फैमिली रिलेशंस ट्री ड्रॉ करते हैं। जैसे देखो, कहता है एच इज द सन ऑफ क्यू। अब एच सन है क्यू का, तो एच क्या होगा, नीचे वाली जनरेशन में होएगा। अब एच सन है क्यू का, तो सन जो है मदर का भी हो सकता है, फादर का भी, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे एच क्या है, सन है, किसका सन है? क्यू का सन है, तो क्यू पर होएगा जनरेशन गैप। अब क्यू का जो जेंडर है प्लस भी हो सकता है माइनस भी, क्योंकि जो सन है ना, वो फादर का होगा या मदर का होगा। अच्छा, एंड का मतलब क्या है, प्रीवियस सेंटेंस के फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एच को। एच इज द सन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ आर। तो एच क्या है, ब्रदर है किसका? आर का। एच ब्रदर है किसका? आर का ब्रदर है। सेम जनरेशन, ब्रदर बोले तो सेम जनरेशन, ठीक है। आगे क्या कहता है, आर इज द वाइफ ऑफ के, सेम जनरेशन की बात हो रही है। आर क्या है, वाइफ है, किसकी वाइफ है? के की वाइफ है। हु मतलब क्या है, प्रीवियस सेंटेंस का सेकंड पर्सन। हु अपने जस्ट पहले वाले को नेक्स्ट का सब्जेक्ट बना देता है। तो हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे के को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो के क्या हो गया, ब्रदर है, किसका ब्रदर है?
यू और जी का। अब ब्रदर ब्रदर का हो सकता है या सिस्टर का हो सकता है। के ब्रदर है यू और जी का, तो ब्रदर ब्रदर का हो सकता है या सिस्टर का हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो यू और जी का जेंडर हमें नहीं पता, भाई का भाई हो सकता है या बहन का भी भाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट। एम इज द ओनली सन ऑफ के। अब जैसे मैं अपना बोलूं, आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर। इफ आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, अगर मैं फादर का इकलौता बेटा हूं, तो फिर मेरे भाई नहीं हो सकते, मेरी बहनें हो सकती हैं। इफ आई एम द ओनली सन ऑफ माई फादर, अगर मैं पापा का इकलौता बेटा हूं, तो मेरी बहनें हो सकती है, मेरे भाई नहीं हो सकते, क्योंकि आई एम द ओनली सन। इफ आई एम द ओनली सन, सो आई कैन हैव सिस्टर्स, आई कैन नॉट हैव द ब्रदर्स। मेरे भाई नहीं हो सकते, मेरी सिस्टर हो सकती है। सो एम इज द ओनली सन ऑफ के। एम ओनली सन है के का, तो एम ओनली सन है के का, तो एम के फिर भाई नहीं हो सकते। और एम किसका भाई है? एंड मतलब एम। एम किसका भाई है? ई का। तो एम क्या था? ओनली सन था। तो ई का जेंडर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ओनली वर्ड। बिकॉज ऑफ, अरे हाँ सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस ओनली वर्ड की वजह से। अच्छा गाइज, एक बात सुनो, ये हमने चार्ट बनाया है जिसमें क्यू का जेंडर नहीं पता और यू और जी का जेंडर नहीं पता। पहला सवाल ध्यान से, जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। हाउ इज आर रिलेटेड टू ई? ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन। हम फैमिली चार्ट में सेकंड पर्सन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट पर्सन तक आते हैं। उसने पूछा हाउ इज आर रिलेटेड टू ई, आर का क्या रिलेशन है ई के साथ। उसने पूछा हाउ इज आर रिलेटेड टू ई, आर क्या लगा ई इसका, तो ई से स्टार्ट करो आप, और सेकंड पर्सन से स्टार्ट करके फर्स्ट पर्सन तक जाओ, तो आंसर अपने आप ही आ जाना है। जैसे ई से चलोगे, ई के फादर की वाइफ, ई के फादर की वाइफ, तो फादर की वाइफ क्या होगी? मदर। सो आर इज द मदर ऑफ ई। आर इज द मदर ऑफ ई। आर क्या है? मदर है किसकी? ई की। सेकंड, हाउ इज ई रिलेटेड टू आर? आर तो मदर है, ई कौन है आर की? ई तो डॉटर है ना। आर इज द मदर बट ई इज द डॉटर, तो यहां पे आंसर आएगा डॉटर। तो आपको ये देखना होता है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है, और जैसे पूछा जा रहा है आंसर वैसे ही देना है। ठीक है जी। हाउ इज यू रिलेटेड टू एम? एम से स्टार्ट करो। एम के फादर का या तो ब्रदर होगा या उसकी सिस्टर होगी। फादर का ब्रदर या फादर की सिस्टर, तो ऑप्शन में आएगा आइदर अंकल या आंट, या फिर ऑप्शन में आएगा सी एन डी। सी एन डी का मतलब होता है दोस्त, कान डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब होता है ज्ञात नहीं कर सकते, बिकॉज जेंडर इज नॉट गिवन, यू जेंडर इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट कंफर्म कि वो अंकल होगा या आंट होगी। थोड़ा समझ में आया कि हाउ टू ड्रॉ फैमिली चार्ट। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डेफिनेट रिलेशन के रूप में, तो आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज का खेल है दोस्तों, लैंग्वेज का खेल है। सॉल्व करिए प्लीज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मुझे इसका आंसर निकाल के दीजिए क्या होगा। ट्राई करिए, शाबाश। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और ट्राई करिए प्लीज। आंसर आया जी? जी करिए कोशिश, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मीनू, सिन्हा जी, शिव जी, नाजिया जी, अमित जी, वीरेंद्र जी।
हाँ जी, क्या आंसर आ रहा भैया? मैं हेल्प करूं आपकी? पहला क्वेश्चन है। देखिए, P इज द ब्रदर ऑफ Q। हमने स्टार्ट किया क्योंकि कनेक्शन लगातार है, तो हमने देखा Q का जो ब्रदर है वो क्या है? P है। ठीक है। C इज द डॉटर ऑफ P, नीचे आएगा। अच्छा, P ब्रदर है Q का, तो Q का जेंडर नहीं पता। ब्रदर का ब्रदर हो सकता है, सिस्टर का ब्रदर हो सकता है। P का जो सन है वो कौन है? सॉरी, P की जो डॉटर है वो कौन है? C है। एंड मतलब C ऑल्सो सिस्टर ऑफ J। C सिस्टर है किसकी? J की। तो सिस्टर सिस्टर की हो सकती है या ब्रदर की हो सकती है। यहां पे हमें J का जेंडर नहीं पता। ठीक है। A इज द मदर ऑफ J। A क्या है? मदर है J की। तो अपसाइड होएगा। अब मेरी बात सुनो, C और J क्या है? सिबलिंग है। ऑफ कोर्स सिबलिंग है, क्योंकि सी इज द सिस्टर ऑफ J ना। सिबलिंग है। दोनों की दोनों P और A के बच्चे हैं। दोनों ही सिबलिंग है और P और A के बच्चे हैं, तो P और A आपस में क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। ओके। ओके। नाउ एस इज द फादर ऑफ ए। एस क्या? फादर ए का। तो एस फादर ए का, तो क्या होगा इस तरह से? एस फादर है किसका? ए का। अपसाइड। डी सन है टी का। इज मतलब डी हु इज द सन ऑफ टी, इज मतलब किसकी बात करेगा? डी की। कॉमा के बाद इज आ जाए तो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा, डी को। डी सन है टी का और डी ब्रदर है ए का, तो डी ब्रदर है ए का। सन किसका है? डी। टी का। दोनों सिबलिंग है, इन दोनों के बच्चे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। एस प्लस तो टी माइनस। आगे देखो, बी हैज ओनली वन सन एंड मतलब बी मैरिड टू ई। और ई कौन है? मदर ऑफ पी। पी की मदर कौन है? ई। अपसाइड। ई की शादी किससे हो गई? बी से। तो बी क्या हो गई? प्लस, क्योंकि ई माइनस है। बी का केवल एक बेटा है, तो बी का बेटा वो कौन हो गया? पी हो गया। तो क्यू का जेंडर क्या आएगा? बी का एक ही बेटा है, तो क्यू का जेंडर माइनस आ गया। सबका जेंडर आ गया जे को छोड़कर। सवाल पूछा था हाउ इज डी रिलेटेड टू जे। डी क्या लगा? जे का। तो जे से स्टार्ट करो। जे की मम्मी का भाई, मामा। और मामा को हम कह सकते हैं अंकल। मामा को हम क्यू का कह जेंडर सकते हैं कैसे अंकल। आया सर? क्यू का जेंडर इसलिए आया, क्यू? बी हैज ओनली वन सन। बी का केवल एक बेटा है। जैसे आप यहां पे देख रहे थे, मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं। लिसन, यह सेंटेंस देखिए, आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बी हैज ओनली वन सन एंड मतलब बी इज मैरिड टू ई। ई मदर ऑफ पी। अच्छा, ई किसकी मदर है? पी की मदर है। ओके। ई पी की मदर है। ई से शादी किसकी हुई है? बी की। ई माइनस है तो बी प्लस है, मैरिड दे दोनों। ओके। यहां पे बोला गया था बी हैज ओनली वन सन। अगर किसी का एक ही बेटा है, बेटा एक ही है, तो बाकी सब क्या हो सकती है? डॉटर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरा बेटा एक है, तो मेरे बाकी जो बच्चे होंगे वो क्या होंगी? बेटियां होंगी। बेटा एक है, मेरे चार बच्चे हैं जी, बेटा बस एक ही है, तो इसका मतलब आप समझ गए तीन बेटियां होंगी, क्योंकि आपने क्या लगा दिया? यहाँ पे ओनली लगा दिया, डेफिनेट कर दिया कि बेटा एक ही है। तो अब यहां पे देखो, बी और ई के कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, है जी। अब दो बच्चे हैं, तो बी का पी क्या हो गया? बेटा हो गया। बी का एक ही बेटा है और बी का बच्चा क्यू भी है। बी के दो बच्चे हैं, जिसमें से बेटा हो गया पी और बेटा तो एक ही है, तो क्यू का जेंडर क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जिन्होंने पूछा था? यस सर। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा था हाउ इज डी रिलेटेड टू जे, तो क्या हो गया? मामा। अगर मैं आपसे ये पूछता हाउ इज
जे रिलेटेड टू डी, तो जे का जेंडर हमें नहीं पता, तो जे का पूछा जाता है, जे क्या लगा डी का, तो जे का जेंडर नहीं पता, तो हम क्या कहते हैं ऑप्शन में, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते, जे का जेंडर नहीं पता था। ठीक है जी, अरे क्लियर है जी? ठीक है, तो आज ये पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था। आज मैंने टॉपिक भी स्टार्ट किया, आगे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पूरे पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग मेरा काम है आपको पढ़ाना, और आपके 25 अप्रोक्स जो क्वेश्चन आएंगे जनरल एप्टीट्यूड में रीजनिंग के, वो आप सारे के सारे कर पाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चीजों को समझना होगा, जानना होगा, सरल तरीके से पढ़ेंगे, सरल तरीके से जानेंगे, और डेफिनेटली हम उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं, फर्दर फिर मिलेंगे। आपका थैंक यू सो टाइम मच। सर कितना बजे रहेगा? टाइम ये आपको बता देंगे सर कि कैसे कैसे आपको क्लास अवेलेबल रहेंगी, है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। थैंक यू सर। राधे राधे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा आज क्लास। यस सर। बिल्कुल सर। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।